नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में लेकर के आए हैं 13th ब्रिक्स एनुअल समिट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। ये जो लेक्चर है वो आपके लिए प्री में तो मददगार साबित होगा ही, लेकिन ये मेंस में भी मदद करेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स जो संगठन है उसकी विकासशील देशों के विकास में क्या भूमिका है और टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए यह कौन से कदम उठा रहा है, और इससे जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको लेकर के या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर के कौन सी योजनाएं चली जा रही हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप हमारे इस वीडियो से देखकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13th ब्रिक्स एनुअल समिट, जिसको होस्ट किया है इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया एनुअल समिट को। ये ब्रिक्स लीडर्स की समिट थी। इसमें पार्ट लिया था ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया ने अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ब्रिक्स के आने वाले 15 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस 13वीं ब्रिक्स एनुअल समिट की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक टर्म कॉइन करी, टर्म बनाई जो कि है ब्रिक, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया वर्ल्ड की 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को, जो कि लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी। यह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही थी, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इनसे बनाया ब्रिक। इस तरह से ये स्टार्टिंग में बना था ब्रिक, जिसमें केवल ये 4 ही कंट्रीज़ थी। तो इनकी पहली समिट हुई 2006 में, जिसमें इन्होंने फॉर्मलाइज़ कर दिया इस ग्रुप को, यानी कि एक ग्रुप का नाम दे दिया कि यह ब्रिक है। उसके बाद में साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया इसमें, और यह दिसंबर 2010 को इंक्लूड हो गई इसमें। और इसके बाद यह जो पूरी ग्रुप है इसका नाम बन गया ब्रिक्स। तो अभी इसमें आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों, ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संगठन है जो कि वर्ल्ड की 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड की जो टोटल जीडीपी है उसका 24% इन्हीं देशों के पास आता है, और 16% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं का पार्ट है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए जिस ग्रुप में इंडिया और चाइना होंगे तो वो पॉपुलेशन के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा आगे होगा ही। और इस ग्रुप में डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये जो कंट्रीज़ हैं 5 कंट्रीज़, ये मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये मोस्ट रैपिडली डेवलप हो रही हैं। और इसकी जो चेयरमैनशिप है उसका सिस्टम होता है, ये रोटेट होता रहता है। ये ब्रिक्स BRICS इसके एक्रोनिम के हिसाब से होता है, यानी कि सबसे पहले ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इस तरह से यह रोटेट होती रहती है। ब्रिक्स कंट्रीज़ की सबसे पहली मीटिंग हुई थी 2006 में। उसके बाद से ये जो मीटिंग्स हैं वो नहीं हुई, और फिर 2009 में जब मीटिंग हुई उसके बाद से ये निर्धारित किया गया कि अब ये हर साल मीटिंग हुआ करेगी। तो एनुअल समिट जो होती है वो 2009 के बाद लगातार होती आ रही है। इस वर्ष जो कोविड-19 की वजह से ये वर्चुअली हुई है। तो दोस्तों, यह इसी वजह से 13th समिट है। इस संगठन की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिक्स कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के डेवलपमेंट में सहयोग करें। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें एक सहयोग यह भी आता है कि जो कंट्री सशक्त नहीं है फाइनेंशियल तरीके से, यानी आर्थिक रूप से वह सशक्त नहीं है, तो उसको सहायता प्रदान करी जाए। इसी को देखते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी गई। इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की 6th एनुअल समिट के दौरान, जो कि फोर्टलेजा ब्राज़ील में हुई थी 2014 में। इस दौरान जो लीडर्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे इस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, चाइना में। इस बैंक के थ्रू ये आपस में लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे मेंबर्स को, जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन दिया जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रोडो ट्रोइजो। इस बैंक के मेंबर्स को अगर देखा जाए तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के अलावा इसमें बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे भी शामिल हैं। अगर बात की जाए इसकी कार्यप्रणाली की, तो ये कैसे कार्य करती है बैंक, तो ये गवर्न की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, जो कि बनते हैं हर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, जो कि सारे निर्णय लेते हैं। अब जो उनकी वोटिंग पावर होती है वो डिसाइड करती है कि इन कंट्रीज़ का कितना शेयर है, कितना पैसा इन कंट्रीज़ इस बैंक में लगाया, उसके अकॉर्डिंग उनका वोटिंग शेयर होता है। मतलब जो कंट्री जितना ज़्यादा पैसा लगाएगी उसकी उतनी ज़्यादा चलेगी इस बैंक में। तो दोस्तों, इस हिसाब से कम 55% जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ अपने पास रखती हैं इस शेयर को। और उसके बाद जो जैसे कि ये 3 जो अलग से कंट्रीज़ ऐड हुई हैं, इसके मेंबर बनी हैं बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। इस तरह से और भी कंट्रीज़ ऐड हो सकती हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ शेयर होता है। तो लेकिन जो मिनिमम 55% है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ को ही रखना होता है। तो इस तरह से इसकी कार्यप्रणाली होती है।
इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य है कि वो ब्रिक्स कंट्रीज़ में और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फाइनेंस उपलब्ध कराए, यानी कि उनको पैसा दे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यही इसका उद्देश्य है, लोन प्रोवाइड करना फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। चलिए अब जानते हैं कि ये जो 13th एनुअल समिट हुई थी उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसके, और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ। तो सबसे पहले पीएम मोदी ने एड्रेस किया पूरे समिट को। इसमें मोदी जी ने बताया कि जो एक साल है पूरे जिसमें कि इंडिया की चेयरमैनशिप रही है, तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी गई, जैसे कि एग्रीमेंट हुआ है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के फील्ड में ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, और जो वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए, यानी कि जो वर्चुअली आपस में सहयोग हुआ वैक्सीन को बनाने के लिए, उसके बारे में। और उन्होंने ब्रिक्स अलायंस की भी बात करी जो कि ग्रीन टूरिज़्म को सपोर्ट करती है। इन्होंने हाईलाइट किया जो इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज़ का लीडिंग रोल है वो प्ले कर सकती हैं पोस्ट कोविड ग्लोबल रिकवरी के लिए, यानी कि जो कोविड के बाद की जो ग्लोबल जो क्राइसिस है इसमें रिकवरी कैसे आए, इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ बहुत अच्छा योगदान दे सकती हैं, वो अपनी मदद कर सकती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पीएम मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स कॉरपोरेशन को और बढ़ाना चाहिए, आपस में इनकी एक दूसरे की सहायता को और बढ़ाना चाहिए विद द मोटो ऑफ बिल्ड बैक रेजिलियंटली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली। ये जो इस समिट की थीम्स और मोटोज़ हैं इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो एक कॉरपोरेशन को इन्हेंस करने के लिए एक मोटो है उसका क्या नाम है, तो आप सीधे इसको कोट कर सकते हैं। इस समिट में हुए और महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो यहाँ पर ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अपनाया गया, इसको अडॉप्ट किया गया, यानी कि इंडिया हमेशा से जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए प्लान्स लाता रहता है। तो यहाँ पर अपनाया गया कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में सहयोग करेंगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है और वर्चुअल ऑनलाइन जो थ्रेट्स मिलते हैं उनसे बचने के लिए उपाय हो सकते हैं। तो एक दूसरे का कोलैबोरेशन होगा, एक दूसरे का कोऑपरेशन होगा। तो यह प्लान एक्सेप्ट किया गया। इस समिट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वो था अडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो इसलिए जो भी डिक्लेरेशन यहाँ पर होगा उसका नाम रखा जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर बात हुई है मेनली जो कि इंडिया हमेशा कहता रहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनको बदलाव की ज़रूरत है, उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे कि यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए इंडिया की और अदर कंट्रीज़ की, तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर भी जो ये दिल्ली डिक्लेरेशन था इसमें बात की गई। और यहाँ पर कहा गया जो इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग है इसके अफ़गानिस्तान में जो स्टेबिलिटी लाने के लिए भी इसमें चर्चा की गई। और अफ़गानिस्तान के अलावा और ब्रिक्स लीडर्स ने जो है कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं म्यांमार, सीरिया और कोरियन पेनिनसुला, इजराइल पैलेस्टीन वायलेंस और अदर टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो भी चल रहे हैं उन सब के बारे में भी बातचीत की गई। इसके अलावा एक मेजर बात करी गई जो कि अभी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं देश, तो पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू बन के उभर रहा है, तो यहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा हुई। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, इन पर वेवर दे, इन पर छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी देश ने कोई मेडिसिन बनाई या फिर कोई ऐसी वैक्सीन वगैरह बना दी तो उस पर उनका जो जिसने बनाई होती है उसका एक पेटेंट होता है। अगर किसी कंट्री को उस वैक्सीन या फिर उस दवाई को उस फार्मूले के द्वारा बनाना है जो कि जिस पर किसी और का प्रॉपर्टी राइट्स का जो उस पर पेटेंट है, तो इसके लिए उससे अनुमति लेनी पड़ती है और कभी कभी इस अनुमति में काफ़ी सारा समय लग जाता है जो कि इस पेंडेमिक के समय पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बनकर उभर रहा है। तो ऐसे ही इसको नज़र में रखते हुए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इस ट्रिप्स यानी कि जो ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इन पर थोड़ी छूट प्रदान करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स बन सकें और समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक के टाइम पर लोगों को चाहिए शीघ्र से शीघ्र सहायता मिले, वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएं, तो कोई हर कंट्री इस फार्मूला का यूज करके वैक्सीन्स बना सकती है, ऐसा प्रपोजल दिया। तो इसके बारे में भी बात हुई थी इस समिट में। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।